हेलो बच्चों। हेलो श्रेयांश। श्रेयांश बताया सर आपका वो मेथड बड़ा अच्छा लगा, ग्राफ वाला मेथड जो था बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू श्रेयांश। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रही, आपको बहुत अच्छे अच्छे मेथड मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है? तो डोंट वरी, आई एम विद यू। और चले सब लोग आ गए लाइव ना? बहुत देर तक यार लिंक थोड़ा सा काम नहीं कर रही थी। हेलो गेम का दादा, हाउ आर यू? हाउ आर यू बेटा, हाउ आर यू? तो सभी दादा लोगों का, सभी बच्चों का, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का एचसीवी की प्रॉब्लम्स कैसे करें बेटा? एचसीवी की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हम लोग आज देखेंगे यहाँ पे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे करनी है। आज का सेशन आप देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे करनी है। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी आपकी। पंकज उपाध्याय सर, हाउ टू स्टार्ट फिजिक्स इफेक्टिवली फॉर जेई 2। पंकज उपाध्याय, अगर आप सच में जेई 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इमीडिएटली आप मेरे बैच को ज्वाइन कर लीजिए फिजिक्स के, और मोस्ट श्योरली वहां आपकी सबसे अच्छी तैयारी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। वेक्टर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड कैलकुलस, बहुत अच्छी बात। अगर आपने कर लिया है तो मेरा बैच प्रिसाइज और श्रेष्ठ दोनों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आप आ जाओ और ज्वाइन करो, उनसे बेहतर कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें फर्दर ऑन। चलिए, तो बताएगा दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंदु मिश्रा। आई एम एन IIT ग्रेजुएट, KBPY एंड NTSC क्वालिफाइड। आई एम सीनियर फिजिक्स फैकल्टी एट न्यूक्लियस एजुकेशन, आपको पता है। और अब मैं इन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ चुका हूं। आप सभी को पता है बेटा कि ये मेरे बैचेस आ चुके हैं, और कई लोग सब्सक्राइब भी कर चुके हैं। आप जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी फटाफट सब्सक्राइब कर ले, ताकि मजा आना स्टार्ट हो चीजों। ये प्रिसाइज बैच है बच्चों मेरा, और ये एक मेरा श्रेष्ठ बैच चल रहा है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर मेरे दो बैचेस आ चुके हैं। क्लास 11th का बैच है प्रिसाइज में, जहां मैं 11th की तैयारी करा रहा हूं, और 12th के पोर्शंस की तैयारी में श्रेष्ठ नाम के बैच में करा रहा हूं। ठीक है, इन दोनों ही बैचेस को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर अपन आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात बच्चों? ठीक, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अनअकैडमी को सब्सक्राइब करेंगे 11th के प्रिसाइज के लिए, 12th के श्रेष्ठ के लिए, और ये दोनों ही बैचेस हम लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका हो तो आप मुझे बता दीजिए अभी। ठीक है, चलो भाई। तो करना क्या होगा अनअकैडमी बैच में? अनअकैडमी बैच में और भी बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, मतलब मेरे अलावा भी ये सारे बैचेस हैं। वाइब्रेंट के हैं, स्ट्राइकर है, सुपर जेई है, आरंभ है, लेजेंड है, बहुत सारे बैचेस हैं। इन सबको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल, बहुत अच्छी बात क्या है कि वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल, मतलब सिर्फ आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, एंड इट इज फॉर ऑल। तो ये सभी के लिए वैलिड है। ठीक है, तो एक सब्सक्रिप्शन सभी के लिए है। आप सब्सक्रिप्शन जैसे 6 मंथ का लेना चाहते हैं, 12 मंथ का लेना चाहते हैं, सबकी प्राइसिंग आपके सामने है। दिस इज द प्राइसिंग आफ्टर 10% डिस्काउंट। कब मिलेगा आपको 10% डिस्काउंट? जब आप कोड लाएंगे, ऐसा मिला है, इससे आपको मिल जाएगा 10% ऑफ। ठीक है, तो ये बेहतर आपके लिए ऑप्शन है, तो आप सभी लोग इनको जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और आइए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। लेकिन कुछ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, मतलब आप जेई की तैयारी करके साथ साथ बोर्ड की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप सभी लोग उनको भी ऑप्ट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको दोनों ही चीजें अवेलेबल मिल रही हैं, दोनों के ही रॉक स्टार फैकल्टीज आपको मिल रहे हैं, सुपर स्टार फैकल्टीज, राइट? तो यू आर गोइंग टू बी टॉट बाय सुपर स्टार्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, तो बहुत अच्छी बात है। और आइए प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। एंड टुडे सेशन इज, ओहो आदर्श प्रेजेंट, क्या हालचाल, कैसे हो? तो कई सारे बच्चे आ गए हैं। चलिए सब लोग अब प्रारंभ करें आज के सेशन को। पढ़ाई भी हो गई, रिचुअल भी हो गया, मार्केटिंग भी कर दी हमने। आप सबको भी मार्केटिंग कर दी कि भैया SM11 कोड उपयोग कर लेना जब भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, और अनअकैडमी से बेहतर कुछ नहीं। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो भाई प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, तो ऑरस्टेड डिस्कवरी की अगर मैं बात करूं, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय ऑरस्टेड। 1820 में उन्होंने इसके बीच में डिस्कवरी की बात कर ली थी कि देयर मस्ट बी सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और फ्रॉम देयर ही डिफाइंड
कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर के पास एक मैग्नेटिक निडल को लेके जाए तो वो डिफ्लेक्शन शो करती है। ये बेसिक डिस्कवरी, जिसके बारे में ज्यादा कहानी नहीं होती है। और डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट इस तरीके से था कि इंक्रीज करने पे करंट की वैल्यू इंक्रीज करने पे डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा था, रिवर्स करने पे डिफ्लेक्शन उल्टी दिशा में हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ऑयस्टर साहब को ये लग गया था कि देयर मस्ट बी अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन करंट कैरिंग वायर भी एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही होगी। ये बेसिक सी वो रही होगी। अरे यार पढ़ लो, बहुत बढ़िया चीजें हैं ये। अभी जैसे जो भी केबीपीवाई के लिए पेपर दे रहे हैं ना, दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केबीपीवाई एस्पिरेंट्स, दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेन एस्पिरेंट्स, दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईओक्यूपी एस्पिरेंट्स। इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बेसिक से बेसिक बात मैंने हर बात लिखी होगी यहाँ पे, आपके उससे एक भी बात छूट नहीं सकती। ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी कवर्ड ओवर हियर, ईच एंड एवरी पॉइंट। तो जो भी लोग जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ 1.5 घंटे का सेशन, 1.5 से 2 घंटे के सेशन के अंदर आपका फिनिश, सिर्फ 1.5 से 2 घंटे के सेशन के। तो एमईसी पूरी खत्म हो रही, बहुत बढ़िया बात है, जल्दी से आइए खत्म करते हैं। बोला गया मैग्नेटिक एट रेस्ट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट व्हाइल एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ बेसिक बातें जल्दी जल्दी समझते चलेंगे सारी बातें। मैग्नेट जो रेस्ट पे हो वो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एक रेस्ट पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। चार्ज अगर चलने लग गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलने लग गया तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। चार्ज अगर एक्सिलरेट हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करना स्टार्ट कर देता है। ये बेसिक सी बातें जो आपको रखनी है दिमाग में। An electric field cannot be produced without a charge, whereas a magnetic field can be produced without a magnet. Basically, magnet is also a orientation of चार्ज। मैंने आपको बताया था, अभी आगे भी समझाऊंगा कि मैग्नेट्स क्या है, एक ऐसे मटेरियल से बने हुए हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरीके से ऑर्बिट कर रहे हैं, तो उन सभी का ऑर्बिटल करंट जो है वो सपोर्ट करता है और एक नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाती है। कैसे आती है अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। All oscillating and accelerated charge produces EM waves और also in addition to electric field and magnetic field। ये बहुत बेसिक बात है, इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, करंट एलिमेंट के कारण क्या होता है। आपको पता है कि जब भी हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, दैट लॉ इज डिफाइंड एट बैट-सावर्ट लॉ। तो बैट-सावर्ट लॉ ने क्या डिफाइन किया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट। तो करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कितनी थी, जल्दी फॉर्मूले कुछ भी नहीं करना है, dV equals to mu I dl sin theta upon r square. This is what the magnetic field is defined by Biot-Savart law, right? और इसी को इन्होंने वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा था, I dl क्रॉस r अपॉन 4 pi r क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहना चाहिए। आइडियल क्या हो गया, आइडियल इज कॉल्ड एज करंट एलिमेंट। आइडियल क्या हो गया, आइडियल इज कॉल्ड एज करंट एलिमेंट, क्योंकि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं थी और यहां पर करंट की दिशा का प्रभाव पड़ रहा था। मेरी बात को समझिएगा, करंट एलिमेंट क्यों डिफाइन किया गया, क्योंकि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं थी, लेकिन इस सिचुएशंस में करंट की दिशा का प्रभाव पड़ रहा था। तो चूंकि करंट की दिशा का प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए इसका मतलब करंट की दिशा को कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए हमने करंट के एलिमेंट को डिफाइन किया एंड दैट इज डिफाइंड एज आइडियल। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर dl has a direction in direction of current। इस पर बेस्ड क्वेश्चन केबीपीवाई जैसे एग्जामिनेशन में, जेईई मेन में एग्जामिनेशन में करंट एलिमेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन किस में आया मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आया मेडिकल में आ चुका है। तो अब क्योंकि मैं तो इसलिए मेडिकल की चीजें कई बार आपको बता रहा हूं कि इस बार चीजें फॉर्मूला बेस्ड हो सकती हैं, और फॉर्मूला बेस्ड हो गई तो पता नहीं क्या चीज आपसे पूछ ले जिसके बारे में आप लोग सकता पढ़ा भी ना हो लेकिन गड़बड़ कर जाए, तो वो ना हो, इसलिए मैं यहां पर आपको समझा दे रहा हूं कि भैया देखो आइडियल जो है ये करंट एलिमेंट है। क्यों डिस्क्राइब किया गया, बिकॉज करंट हैज नो डायरेक्शन, बट ऑन द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ करंट इज इंपॉर्टेंट। ऊपर जा रही थी तो करंट डायरेक्शन किसी और तरफ थी, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उल्टी हो गई। इसका मतलब ये समझ में आ गया था कि करंट की दिशा का झोल है, लेकिन करंट वेक्टर नहीं है तो झोल कैसे समझाया जाए, उसके लिए उन्होंने करंट कैरिंग एलिमेंट को डिस्क्राइब किया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं फटाफट। अकॉर्डिंग टू dV इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ऑफ आइडियल एंड r, वेयर प्लेन आइडियल एंड r इज द प्लेन ऑफ वायर। जो प्लेन ऑफ वायर होगा उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग इनको, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आपको पता है हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर होती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग वायर इज ऑलवेज जीरो। ये हमेशा दिमाग में रखना है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पे जो फील्ड होगी, अगर ये करंट कैरिंग वायर आई है
इसके एक्सिस पे फील्ड जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, जीरो होगी। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल लूप ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज मिनिमम। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसके ऊपर, पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ और कॉइल इज ऑलवेज मिनिमम। तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी उस पेरीमीटर पर होगी किसके, एक सर्कुलर लूप के या कॉइल के, वो हमेशा कैसी होगी, मिनिमम होगी, सबसे कम हो रही होगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत, बेसिक बेसिक से पॉइंट है दिमाग में रखने वाले। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय माइकल फैराडे। लेकिन इसके पहले मैं इसकी डायरेक्शन को एक बार जल्दी से बता देता हूं। डायरेक्शन को मैं जो डिफाइन करता आया हूं, आप सबको मैंने बताया है कि हम जो डायरेक्शन डिफाइन करते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, थप्पड़ रूल से। किससे डिफाइन करते हैं, थप्पड़ रूल से। किससे डिफाइन करते हैं, थप्पड़ रूल से। अरे बोलो मेरा भाई, थप्पड़ रूल क्या कहता है, थप्पड़ रूल क्या कहता है, थप्पड़ रूल हर जगह वैलिड है। पहली बात, कई लोग कहते हैं सर आप ऐसा नियम बताओ जो सब जगह है। ये थप्पड़ रूल हर जगह वैलिड है। क्या करना है, बहुत बेसिक सी बात है, ध्यान से समझ लो। थप्पड़ रूल में क्या करना है, दो क्रॉस प्रोडक्ट आपको करने होते हैं, ए क्रॉस बी बराबर सी। मैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी थप्पड़ रूल ही डिफाइन करता हूं, ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जनरली हमारे ये परपेंडिकुलर होते हैं। ए की डायरेक्शन में आप अपने थंब को रखें, दिस शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। बी के डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को रखें, दिस शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ बी। जिधर की तरफ आपका थप्पड़ पड़ गया, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। जिधर भी आपका थप्पड़ पड़ गया, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर, ये किसका डायरेक्शन हो जाएगा, राइट हैंड थंब रूल बेस्ट लगता है। बिल्कुल, जो आपको अच्छा लगता है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे राइट हैंड थंब रूल और ये ऑलमोस्ट सेम है, कोई नई चीज नहीं है, दोनों चीजें सेम है। बस यहां बोलने का तरीका मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, इसको थप्पड़ बोल देता हूं, वहां आप लोग राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम है। ये हर जगह वैलिड है, इसलिए मैं बोलता हूं कि राइट हैंड थंब रूल भी हर जगह वैलिडेट करता है। आपको क्या करना है, थप्पड़ मतलब करंट की दिशा में थंब, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड के बी की दिशा में, दूसरे वेक्टर की दिशा में थप्पड़ विल डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर फील्ड कितनी होगी यहां पर, तो आप बोल सकते हैं सर ऊपर की तरफ करंट रखा आर की दिशा में, देखो आई डीएल, तो आई डीएल की दिशा किधर की तरफ, ऊपर। आर की दिशा किधर की तरफ, आपने बोला इधर, तो आई डीएल क्रॉस आर करना है, तो आई की दिशा में हमने रख दिया अपने थंब को, आर की दिशा में रखा अपने फिंगर्स को ओपन किया और थप्पड़ मारा अंदर। तो आपने कहा सर यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पी में, वो इनटू द प्लेन होगी। इनटू द प्लेन को दिखाने का तरीका क्रॉस के साथ होता है। कैसा होता है बच्चों, क्रॉस के साथ होता है। सिमिलरली इधर की तरफ अगर आप बात करेंगे तो इधर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी वो किधर की तरफ होगी, आप बोला सर देखो अगर इधर की तरफ आप किसी पॉइंट पी की बात करते, इफ यू टॉक अबाउट दिस पॉइंट पी ओवर हियर, तो वी कैन से कि देखो सर थंब को ऐसे रखा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, करंट की दिशा में थंब को रखा, आर के वेक्टर की दिशा में फिंगर्स को रखा, थप्पड़ किधर पड़ा, आपने कहा बाहर की तरफ। अगर थप्पड़ बाहर की तरफ पड़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किधर की तरफ हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। ये आपको बात ध्यान रखनी है। श्रेयांश हमने तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया है, सूतेंगे बेटा उनको। Magnetic field lines by, in order to visualize the magnetic field line graphically, Michael Faraday introduced the concept of field lines. Field lines of magnetic field are imaginary lines which represent the direction of magnetic field continuously. ये आपको पता है। Magnetic field lines are closed curve, हमेशा ये closed curve फॉर्म करते हैं। पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म लूप क्लोज लूप। पहली चीज, दो चीजें हमेशा दिमाग रखना। टेंजेंट और एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट, ये आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि जहां पर भी हम टेंजेंट डालेंगे वो उस डायरेक्शन की तरफ होगी जहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ऑब्वियस सी बात है कि एक पॉइंट पर दो फील्ड लाइंस नहीं हो सकती है। एट एनी प्लेस क्राउडेड लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर फील्ड व्हाइल डिस्टेंट लाइन रिप्रेजेंट वीकर फील्ड। जितना फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, जितनी फील्ड डेंसिटी कम होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। In any region, if field lines are equidistant and straight, the field is uniform, otherwise not. जैसे ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ये सारे के सारे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। यहां पर डिस्टेंस कम ज्यादा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, बट ये यूनिफॉर्म फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेनेट फ्रॉम और एंटर्स इन द सरफेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एट एनी एंगल। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में घुस जाएंगी, लेकिन इनका निकलने का और घुसने का एंगल जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि फील्ड लाइंस किसी एक 90 डिग्री पे ही निकलेंगी और 90 डिग्री पे अंदर घुसेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी एंगल पे निकल सकती, किसी भी एंगल पे घुस सकती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, वो हर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ तो नॉर्थ से साउथ चलेंगी, लेकिन मैग्नेटाइज मटेरियल के अंदर वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही होंगी, राइट। अंदर की तरफ इनका मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ होगा, बाहर की तरफ इनका मूवमेंट नॉर्थ से साउथ होगा, एंड दे आर ऑलवेज फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, दे आर ऑलवेज फॉर्मिंग अ क्लोज लूप। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी मैट बाय यूजिंग आयरन डस्ट और यूजिंग कंपास निडल। आप आयरन डस्ट को, तो जो आयरन की डस्ट होगी वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दिशा में, जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन होगा वैसे ही आयरन की डस्ट, आयरन की धूल समझते हैं ना, आयरन के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो हमेशा वैसे अरेंज हो जाते हैं जैसा मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन होता है। तो अगर आप कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखना चाहते हैं कैसी हैं, तो आप वहां पर आयरन डस्ट को डिपॉजिट कर दीजिए और आप करंट को फ्लो कराएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आयरन डस्ट पार्टिकल जो है वो खुद को उस तरीके से मूव करा लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उन पर फोर्स लगाएगी और वो हमेशा इस तरीके से उनको बैलेंस करा देती है कि उसके ओरिएंटेशन का पता चल जाता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरी बात अभी यहां पर समझनी है आपको, राइट हैंड थंब रूल के पहले मैं यहां समझा देता हूं। मैग्नेटिक मोनोपोल्स जो होते हैं वो कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हम क्लोज लाइन बनती है प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं। फील्ड लाइन प्लस से निकलेगी, माइनस में घुस जाएगी, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी भी अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता नॉर्थ से घुसे साउथ पे चले गए और यहां से आपने तोड़ दिया तो नॉर्थ और साउथ अलग अलग हो गए और आप बोले कि सर अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बना पाएंगे। ये स्टेटमेंट गलत है। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपने बोला कि सर देखो ये नॉर्थ पोल है और ये देखो ये साउथ पोल है। ये स्टेटमेंट गलत है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर आप एक मैग्नेट को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं डिफरेंट पार्ट्स, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वो इस तरीके से टूटता हुआ चला जाता है कि वो हमेशा, जैसे आपने इसको बीच से तोड़ा तो इट विल बिकम लाइक दिस। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये वापस से नॉर्थ पोल, ये वापस से साउथ पोल। इसको फिर तोड़ेंगे तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। जितना आप तोड़ेंगे उतने तरीके से आपके नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप होते चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखना है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। सर आईक्यू पार्ट 1 में एक आवर में सिलेक्शन कितने क्वेश्चन पे हो सकता है आउट ऑफ 32? बेटा पार्ट 1 में कोशिश करेगा 70% के ऊपर नंबर लाएं कम से कम। मतलब पार्ट 1 जो भी आईक्यूपी दे रहा है पार्ट 1 में उसके नंबर कम से कम 70% से ऊपर होने चाहिए। कोशिश ये रहे, टारगेट। राइट हैंड थंब रूल आपको बता दिया कि करंट कैरिंग वायर के कारण जो फील्ड होंगी वो हमेशा थप्पड़ से, राइट हैंड थंब रूल आप लोग पढ़ते हैं उसी का ही फॉर्मेशन है। थप्पड़ पड़ेगा, देखो थप्पड़ मारते चलोगे, थप्पड़ देखो करंट ऊपर की तरफ, थप्पड़ मारोगे देखो पूरा थप्पड़ मारोगे तो पूरा एक सर्कल घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा। तो एक करंट कैरिंग वायर के कारण फील्ड लाइंस जो होती है वो कैसी होती है? सर्कुलर इन नेचर होती है, सर्कुलर इन नेचर होती है, कंसेंट्रिक सर्कल बनते हैं। अगर करंट ऊपर की तरफ आ रहा है तो आप ऊपर से देखेंगे तो ये लाइंस कैसे दिखाई पड़ेंगी? एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो फील्ड लाइंस कैसे दिखाई पड़ेंगी? क्लॉकवाइज। ये दोनों बातें आपको दिमाग में रखनी होंगी। अगर सर्कुलर करंट का नेचर है, अगर सर्कुलर करंट है मतलब अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके लिए आपने फिंगर को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपका थंब जो होगा इट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, आप योर थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बेसिक सी बात है जो आपको दिमाग में रखनी है। सो करंट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर करंट यहां पर ऐसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। करंट कैसा फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, फिंगर को कर लिया, थंब बाहर की तरफ आ गया। वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर वायर आप कभी भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर देखें तो कोशिश ये जरूर करें, क्योंकि ओरिएंटेशन देखने में हमेशा दिक्कत आती है कि किस तरफ का ओरिएंटेशन है। ये गलती होने के चांसेस बहुत प्रबल होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमें किसी तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल बना सके तो बहुत बेहतर होगा। मतलब आपने कहा, मतलब मैंने ये कह दिया कि देखो भैया एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो कर रहा है इधर से देखने पे, देखो इधर से करंट देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है तो इधर वाला नॉर्थ पोल होगा, पीछे वाला साउथ पोल होगा। अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, अभी क्वेश्चंस आगे आएंगे वहां पर मैं समझाऊंगा भी कि देखो कई बार क्या होता है कि फिगर इतना क्लियर नहीं होता
कि हमें ये पता चल पाए कि अंदर से बाहर आ रहा है या बाहर से अंदर जा रहा है। हम कैसे डिफाइन करें क्या होने वाला है। कई बार हमसे इस जगह पर कई बड़ी बड़ी मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, तो उन मिस्टेक्स को कैसे बताएंगे बचाना है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। यहां पर इतना ध्यान रखना है कि जिधर से देखने में करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगी, वहां पर फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आती होंगी, वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। जिधर से क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखने में बदल जाती है। मतलब अगर मैं यहां से अगर आपको बोलूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसे बोलूं कि देखो ये 12 मेरे लिए 12 3 6 9, तो अगर मैं ऐसे से घुमाऊंगा तो मेरे को इधर से दिखाई पड़ेगा क्लॉकवाइज, लेकिन आप जो देखेंगे आपको दिखाई पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। आप खुद ही देख के देख लीजिए, आप कैमरे में मुझको देख रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इमेजिनेशन के करस्पॉन्डिंग ही चीजें उल्टी हो जाती हैं। तो अगर मैं यहां पर बहुत बेसिक सी बात करूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का चेंज ऑब्जर्वर बेस्ड होता है। ऑब्जर्वर बेस्ड कैसा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इधर देखो, अगर ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर मैं इधर से देखूंगा तो मुझे फील्ड लाइंस बाहर आती हुई दिखाई पड़ेंगी, अगर मैं पीछे से देखूंगा जाके तो मुझे फील्ड लाइन अंदर जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। यही सेम सिनेरियो हर जगह पर है। तो यहां से फील्ड लाइन निकलेंगी तो यहां से अंदर घुसेंगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस बात को दिमाग में रख लेना प्यारे बच्चों कि भैया इधर से देख रहे हो तो यही नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसको इधर से देखोगे तो आप बोलोगे सर ये वाला साउथ पोल है, आगे वाला नॉर्थ पोल है। ओरिएंटेशन जस्ट रिवर्स होता है अगर आप डायरेक्शन ऑफ देखने की दिशा को विपरीत कर दें, अपोजिट कर दें। तो क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या बोला मैंने आपसे कि भैया बहुत ध्यान रखना, इन सब जगह पर तो करंट आ जाती है लेकिन यहां पर गलती हो जाती है। तो कोशिश करना नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जितना ज्यादा गेम खेलो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से खेलना। अभी आगे क्वेश्चन के हिसाब से समझाने वाला भी हूं, वो भी समझ में आएगी, ठीक है। चले आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। व्हेन करंट इज स्ट्रेट फील्ड इज सर्कुलर, व्हेन करंट इज सर्कुलर फील्ड इज स्ट्रेट, व्हेन वायर इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, when wire is perpendicular to the plane of paper, जब वायर perpendicular to the plane of the paper होगा, field is in the plane of, वायर अंदर की तरफ है, फील्ड लाइंस ऐसे हैं। वायर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट लॉ, जिसमें आपने पहला एप्लीकेशन देखा है मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन का, जो इंटीग्रेशन के करस्पॉन्डिंग हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। सबसे अच्छी बात क्या है, इसके कारण फील्ड अंदर की तरफ ही आती है। तो फील्ड जब अंदर की तरफ आएगी तो आप यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन को देख सकते हैं कि वो अंदर की तरफ है। फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट dv is equals to mu naught upon 4 pi idl sin alpha upon r square due to a current element idl at point p. b is equals to db and it is equals to mu naught upon 4 pi idl sin alpha upon r square due to wire b. ये हम लोगों ने सबने कैलकुलेट किया है। बेसिक आंसर जो आपको दिमाग में रखना है वो ये वाला है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर के कारण फील्ड पूछी जाए, देखिए दो तरीके से पूछा जाता है। पहली चीज मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ कि φ1 और φ2 एंगल क्या है। φ1 और φ2 उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के से एंगल है, ये ध्यान रखना बेटा। एक एंगल ऊपर की तरफ है तो एक एंगल नीचे की तरफ है। φ1 एंड φ2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज φ1 एंड φ2। φ1 एंड φ2 आर द एंगल ऑफ एंड पॉइंट्स फ्रॉम परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से एंड पॉइंट के बीच का जो एंगल होता है वो होगा, वो क्या होगा बेटा, उसको हम बोलेंगे φ1। और एक ऊपर की तरफ होगा तो दोनों का ओरिएंटेशन ऑफ मेजरमेंट हमेशा अलग होगा। अगर φ1 को आपने क्लॉकवाइज नापा है तो φ2 को आप एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे। अगर आप φ2 को क्लॉकवाइज नाप रहे हैं तो दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में ही नापना है। तो बोथ φ1 एंड φ2 आर मेजर्ड। एंड पॉइंट ए का ये हो गया तो एंड पॉइंट बी का ये हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दोनों को हमेशा परपेंडिकुलर से अपोजिट दिशा में नापना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। φ1 एंड φ2 आर मेजर्ड इन अपोजिट सेंस। आपने कहा कैसे सर, इसको समझाओ तो एक बार, आइए समझते हैं, ठीक है। पहले आपने समझ लिया φ1 φ2 क्या है। φ1 φ2 इसके जो परपेंडिकुलर गिरेगा इससे एंगल है, दोनों क्या है आपने बोला। देखो सर इसकी वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। बहुत बेसिक सा, ये दिमाग में आपके रहता भी है, कई लोगों को याद भी हो जाता है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन ऑफ, जिसको इंटीग्रेशन में कहीं दिक्कत है, इंटीग्रेशन सामने लिखा हुआ है, आप इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत छोटी सी भी लगती है तो आप यहां पर देख सकते हो।
नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एट पॉइंट पी। अगर कोई इनफाइनाइट वायर दे दिया जाए तो क्या होगा? इनफाइनाइट वायर होता क्या है? आपने कहा इनफाइनाइट वायर होता है रिलेटिव, मतलब आपने कहा देखो सर यही वायर जो है अगर मैं इस पॉइंट पी से बात करता तो दिस वायर विल हैव दिस एंगल ऑफ phi 1 एंड दिस एंगल ऑफ phi 2। तो यहां पर जो फील्ड होती है इस पॉइंट पर ये कितनी होती? आप बोलते हैं सर यहां पर जो फील्ड होती है करंट अगर ऊपर की तरफ जा रही है, ये दूरी अगर यहां से r a मान लेते हैं जो हमने लिखी थी अभी, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a i साइन ऑफ phi 1 प्लस साइन ऑफ phi 2। आपने कहा ये हो जाएगा। लेकिन बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखना यहां पर, क्योंकि यहां पर अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं कि अगर मैं इस पी पॉइंट को आगे खिसका दूं, क्या करूं? पी पॉइंट को आगे खिसका दूं, और पी पॉइंट को खिसका के मैं कहां ले आऊं? पी पॉइंट को खिसका के मैं यहां ले आऊं। ये हो गया हमारा पी पॉइंट। अब अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो आप बोलेंगे सर इस पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो वायर है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं यहां से मेजर करूंगा तो दीज एंगल आर ऑलमोस्ट टेंडिंग टू phi 1 is tending to 90 डिग्री and phi 2 is also tending to 90 डिग्री। तो जितना ज्यादा आप क्लोज आ जाते हैं, मतलब इनफाइनाइट वायर एक्चुअली कुछ भी नहीं है, इट इज सिंपली कॉल्ड एज कि आप बहुत क्लोज टू द वायर हैं। मतलब बहुत क्लोज टू द वायर में अगर आप बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ भैया यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट दिस P इज सिंपली डिफाइंड एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a i इंटू sin 90 plus sin 90 and it is equals to mu naught I into 2 upon 4 pi a। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, it is simply defined as mu naught I upon 2 pi a and this is the answer। ठीक है, विनय कुमार बोल रहे हैं सर प्लीज अपलोड द ऑल सेशन। ओके बेटा, ओके, विल अपलोड इट। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग नालायकों आपस में हैं? चलो जल्दी से बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर एट पॉइंट पी। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट पी? ये डिस्टेंस दे दी गई है ए। जल्दी से, टाइम नहीं। तो एक एंगल कितना हो गया? आपने कहा सर सेमी इनफाइनाइट मतलब होता है नीचे और नीचे कुछ नहीं, मतलब नीचे वाला एंगल हो गया 0 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं सर phi 1 हो गया यहाँ पे 90 डिग्री और phi 2 यहाँ पर हो गया 0 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a इंटू साइन 90 प्लस 0। तो द आंसर विल बी म्यू नॉट I अपॉन 4 pi a। So this is the magnetic field due to the point due to semi infinite wire। ये किसके कारण हो गई बेटा? This is magnetic field due to semi infinite wire। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पेशल सेमी इनफाइनाइट वायर एट पॉइंट पी। अब स्पेशल की बात देखो, यहां पर आ जाओ। अब अगर हम बात करें स्पेशल फाइनाइट लेंथ वायर की कि भैया एक एंगल दिया है, एक एंगल थीटा 2 हो गया, तो एक तो 0 हो गया। स्पेशल मतलब फालतू, कुछ खास स्पेशलिटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं कि भैया देखो एक तो ये पॉइंट हो गया, एक सिंपल सा पॉइंट थीटा हो गया। तो अगर ये थीटा बराबर थीटा 2 दे दिया गया यहाँ पे, तो एक एंगल तो 0 हो जाएगा और एक और एंगल आपका हो जाएगा। तो आप बोलेंगे जो भी एंगल यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा प्लस साइन 0। स्पेशल फाइनाइट लेंथ हो गया ये। अब अगर हम बात करें पी लाई आउटसाइड द, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से ध्यान से देखो। तो अगर आपसे बात की जाए, अगर जो आप पी जो है इस वायर के बाहर की तरफ लाई करने लग जाए, जैसे यहां लाई करने लग जाए, और आपने जो परपेंडिकुलर डाला ये इस पी के करस्पॉन्डिंग आया ही नहीं, कहीं और आ गया, तो अब आप क्या करेंगे? तो आप यहां से देख सकते हैं जैसे यहां पर एंगल अल्फा 1 और अल्फा 2 दे दिए गए, तो हमने कहा सर मुझे यहां से एंगल नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंगल चाहिए। आपने कहा सर देखो हमने जो पढ़ा है हम तो वही समझेंगे। मैंने कहा देख हमने क्या पढ़ा था, मैंने कहा देख यार अपन ने पढ़ा था ए और बी वायर है, ये परपेंडिकुलर यहां से आया, ये पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट से एक तो एंगल ये बताना है हमको, आपने कहा, और एक एंगल ये बताना होगा।
लेकिन इसकी लंबाई किधर नापेंगे? आपने कहा सर इसको नापेंगे अपोजिट दिशा में। यही सबसे महत्वपूर्ण है और यही आपको समझने वाली बात भी है। क्या कि भैया इसको नापा जाएगा विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में कैसे नापेंगे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखो। आपने कहा सर देखो अगर मैंने इसको यहां से ऐसे नापा है एंड लेट अस सपोज दिस एंगल इज डिफाइंड एज θ1, लेट अस सपोज, तो इसको कैसे नापूंगा? आपने कहा सर इसको अपोजिट नापेंगे और यहां पर आएंगे। तो अगर यहां पर ये एंगल आपको दिया गया है, मान लीजिए कि θ2 दिया गया फॉर द टाइम बिंग, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे टोटल एंगल हो जाएगा ये 2π माइनस θ2। दिस टोटल एंगल विल बिकम 2π माइनस θ2। आपने कहा यस। या आप चाहे तो अगर आप इसको इसी दिशा में नापेंगे तो आप इस एंगल को लिखना पड़ेगा आपको, दिस एंगल इज माइनस का θ2, और यहीं से आपका सही आंसर निकल के आने वाला है। आप बोलेंगे सर देखो हम कैसे लिखेंगे? हमने कहा देखो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे μ0/4π, ये दूरी हो गई d, तो आपने लिखा d इंटू करंट आई, तो आई। आपने कहा साइन ऑफ θ1, तो आपने कहा सर पहला तो एंगल पूरा हो गया θ1। दूसरा एंगल क्या लिखेंगे? आपने कहा दूसरा एंगल या तो माइनस θ2 लिखो या 2π माइनस θ2 लिखो, दोनों का मतलब सेम निकलने वाला है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बोथ आर द सेम थिंग, बोथ आर द एग्जैक्टली सेम थिंग, तो माइनस θ2, और यहां से आपका आंसर निकल के आ जाता है μ0I/4πd साइन ऑफ θ1 माइनस साइन ऑफ θ2, राइट? तो दिस इज द आंसर, ये आप सभी को आता होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट इट्स सेंटर, रेडियस ऑफ आर्क इज r। जल्दी से लिखो, आंसर बताओ फटाफट, टाइम नहीं, टाइम नहीं। आदर्श तुम पिटोगे यार। कर दिया ये। चलो भाई कोई बात। आप जल्दी से मेरे से क्या पूछा गया? करंट की बात कही, तो करंट की अगर मेरे से यहाँ पे अगर आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आपसे पूछा जाए कि इस करंट कैरिंग वायर के कारण अगर ये एंगल थीटा है, तो इस आर के कारण इसके सेंटर पर सेंटर ओ अगर मान ले तो इसमें फील्ड कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज सिंपली डिफाइंड एज μ0I/, देखो ये बिल्कुल फिक्स रहता है, कहीं चेंज नहीं है। μ0I/4π यार हर जगह लिखा रहता है। जब आर की बात करेंगे तो यहां पर सिंपल एंगल लगा देंगे, जब वायर की बात करेंगे तो sin θ1 प्लस sin θ2 लिख देंगे। ये वैल्यू हमेशा फिक्स है, μ0I/4π यार, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, द ओनली वेरिएशन विल बी थीटा और sin θ1 प्लस sin θ2। दो बातें हैं, इनको अगर आपने दिमाग में रख लिया तो आपका काम बिल्कुल सेट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग श्लोक, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इन कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन को समझते हैं। श्लोक, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर बेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्क सबटेंडिंग एंड अल्फा वन अल्फा। एक सेकंड, मेरे ऑपरेटर ने एक्चुअली क्या हुआ कि उसने कुछ पिक्चर्स नहीं ली हैं जो मुझे दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो क्या हो रहा है कि एक फाइंड मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग है और इसमें करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है at its subtending at certain angle α1 and α2। आपसे पूछा गया है कि यहां से करंट आई आया और यहां से करंट आई चला गया। आपसे पूछा गया कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके सेंटर के ऊपर, ये आपसे पूछा गया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, तो एक बार इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लीजिए। कोई समस्या हो तो जल्दी से बता दीजिए।
बहुत बेसिक क्वेश्चन, बेसिक पॉइंट। दोनों वायर को यूनिफॉर्म वायर मानना है। करंट आई आएगी तो इसमें कुछ I1 जाएगी, यहां से कुछ I2 आएगी। इन दोनों वायर को जल्दी से रीडिस्ट्रीब्यूट करिए और आंसर बताइए फटाफट। वाह, बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, बता दो जल्दी से। इसकी लंबाई कितनी होगी? आपने कहा सर इसकी लंबाई होगी अल्फा 2r। इसकी लंबाई कितनी होगी? आपने बोला अल्फा 1। इसको मैं बोल देता हूँ वायर 1। रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगी कैसे होगी? इन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस I1R1 मस्ट बी इक्वल टू I2R2। यही होगा कि नहीं होगा? आप लोग सर देखो, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो अगर R1 की बात करें तो इसको लिख सकते हैं रो L बाई ए। तो अगर वायर यूनिफॉर्म है तो इसकी लेंथ L1 है, I2 इसको लिख सकते हैं रो L2 अपॉन ए। तो अगर मैं यहां से लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू सिंपली L2 अपॉन L1। तो मतलब जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसमें करंट कम होगी, जिसमें करंट लंबाई कम होगी उसकी करंट ज्यादा होगी। लंबाई के अपोजिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्या? ध्यान से देखो, आंसर बताओ। अब भाई सब कुछ बता दिया, जल्दी से बता दो करंट कितना होगा सेंटर पे, जल्दी से बोलो। एक करंट ऊपर जाएगी, इसकी करंट दिशा अंदर की तरफ, इसकी करंट दिशा बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। तो इतने आर के करंट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? बाहर की तरफ। ऊपर वाले करंट अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर कितना लिखते हैं हम लोग? आर के कारण कितना लिखा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल अल्फा। तो इसके लिए अल्फा 2 हो जाएगा, एक के लिए अल्फा 1 हो जाएगा। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो I1 L1 को लिखा जाए तो आप यहां से देख सकते हैं L1 को लिख सकता हूं अल्फा 1R और इसको लिख सकता हूं अल्फा 2R। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका काम मैंने सेट कर दिया है, क्योंकि आप है नालायक। इसको लिख सकते हैं अल्फा 2R, इसको लिख सकते हैं अल्फा 1R। तो आप यहां पर चाहे तो लिख भी सकते हैं I1 अल्फा 1 बराबर I2 अल्फा 2। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो आपने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो पहले के कारण ड्यू टू वायर 1 ऊपर वाले कारण ड्यू टू I1 अगर मैं बात करूं तो लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर I1 इंटू अल्फा 1। सॉरी I1 ऐसे माना, इसमें अल्फा 2 मान लिया, चलो अल्फा 2 लिख दो। जो इसको अल्फा 1 लिख देता हूं मैं, इसको अल्फा 2 लिख देता हूं, ठीक है? बस मिस्टेक उसी के हिसाब से हो जाएगा। और B इंटू I2 कितना हो जाएगा? आप बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर इंटू I2 इंटू अल्फा 2। इसकी दिशा किधर की तरफ होगी बच्चे? इसकी दिशा होगी अंदर की तरफ। इसकी दिशा होगी बच्चों, इसकी दिशा किधर की तरफ होगी? देखो ये अंदर की तरफ है, ये ऐसे करेंगे तो ये बाहर की तरफ होगा। तो ये फील्ड हो गई इनटू द प्लेन, ये हो गया आउट ऑफ द प्लेन। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज एग्जैक्टली बराबर दिखाई पड़ते हैं। I1 अल्फा 1 I2 अल्फा 2 दोनों बराबर हैं, तो दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बोल सकते हैं सर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। कितनी हो जाएगी बच्चों? द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। क्या बात समझ में आ जाती है? कोई दिक्कत वाली बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A pair of stationary infinite long bent wires is placed in the xy plane as shown in the figure. The wire carry current of 10 amperes such as shown. The segment L and M are along the x-axis. The segment P and Q are parallel to the y-axis such that OS is equals to OR is equals to 0.02 meter. Find the magnitude and direction of the magnetic induction at the origin O. इनके कारण यहां पर कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। इनफाइनाइट वायर्स है, मतलब इसकी लंबाई बहुत ऊंची है, ये भी सब इनफाइनाइट है, ठीक है?
करेंगे बच्चों? शायद तो क्या कर रहा है ये, नाच रहा है। चल भाई, तो बहुत बेसिक सी बात करेंगे। तो ये दोनों भाई, इनके तो एक्सेस ऑफ पॉइंट हो गया, तो इसके कारण फील्ड जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चार वायर कारण मान सकते हैं, एक ये आर वाला, एक ये पी वाला, एक ये क्यू वाला और एक ये एस वाला। ठीक है, तो अगर हम यहां से बात करें, एल एम जो है ये अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, आपको दिखाई पड़ रहा है, और सेगमेंट पी क्यू आर प्लेस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये पी क्यू और आर एस जो भी है इनको पैरेलल, तो थोड़ा सा नाम गलत हो गया, उसको इग्नोर करेंगे। तो ये 7 फाइन वायर, ये तो ये दोनों वायर के तो एक्सिस ऑफ पॉइंट हो गया, ये खत्म, ये खत्म। हमने कहा इन दोनों वायर का कोई काम नहीं, सिर्फ इसका निकालना है। इसके कारण फील्ड की तरफ नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ फील्ड हो गई, तो थप्पड़ बाहर की तरफ। आपने कहा देखो नीचे की तरफ फील्ड इधर, आपने बोला सर इसके कारण जो फील्ड होगी ये आउटवर्ड होगी। मैंने कहा हाँ, सॉरी पॉइंट से दिखाओगे। इसके कारण फील्ड आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है, इसके कारण भी आपने कहा बाहर की तरफ, मतलब दोनों की फील्ड बाहर की तरफ होगी। सेमी इनफाइनाइट वायर है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? आपने कहा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और किधर की तरफ आगे दोनों जुड़ के आपने कहा बाहर की तरफ। एंड दिस इज आंसर। वैल्यू दे रखी है ए की 0.02 मीटर, आप वहां पुट कर सकते हैं, आप आंसर को निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? रवि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ, इसमें सारा एप्लीकेशन होने वाला है, सारी चीजें एप्लीकेशन है, तीनों के जल्दी से बताइए। मैं तीनों का सॉल्यूशन एक साथ बता रहा हूं, आपको समय दे रहा हूं, यहां पे आपका समय प्रारंभ कर रहा हूं। 120 सेकंड, तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। 120 सेकंड का समय है, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करिए। चलो टाइम इज ओवर, जल्दी समझ लेते हैं। इनके कारण, इसके कारण जीरो, इसके कारण जीरो, एक्सिस का पॉइंट हो गया, एक्सिस का पॉइंट हो गया, सिर्फ इसके कारण हो गया। किधर की तरफ होगी? आपने कहा इसके कारण नीचे की तरफ। देखो जल्दी जल्दी कर लेंगे, जल्दी जल्दी। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर हो गई, एंगल कितना हो गया? आपने कहा पाई बाई पाई, अंदर की तरफ। आंसर पहला। दूसरा, आपने कहा सर देखो इसका इनफाइनाइट वायर है, इसके कारण फील्ड आपने कहा देखो करंट इधर की तरफ बाहर की तरफ आएगा। देखो ध्यान से, करंट आगे की तरफ होगा, बना पाना मेरे लिए थोड़ा सा समझिएगा। करंट कैसा जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ। नीचे की तरफ देखना है तो कुछ ऐसा ऐसा बनेगा। देखो करंट इधर की तरफ, थप्पड़ आगे की तरफ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपने कहा थप्पड़ आगे की तरफ, मतलब इसके कारण इसको वायर 1 बोल देता हूं, 2 और ये हो गया 3। इसके कारण बाहर की तरफ, सिमिलरली इसके कारण भी बाहर की तरफ। देखो दोनों कारण ओ पर बराबर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड 3, ये तो बराबर हो गए। और कितना हो गया? आपने बोला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये दोनों जुड़ गए। आपने कहा सर इसके कारण और निकाल लेते हैं, इसके कारण किधर की तरफ होगा? आपने कहा इसके कारण बाहर की तरफ ही आ रहा है, तो मतलब तीनों कारण बाहर की तरफ आ गया,
तो सेमी सर्कल करंट कितनी होती है, आपने बोला अभी निकाला, म्यू नॉट आई अपॉन 4R। साफ साफ लिख देता हूं, थोड़ा सा गड़बड़ ना हो कहीं। तो अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 + 2 + 3, तीनों करंट जोड़ेंगे, तीनों करंट बाहर की तरफ आ रही, सबसे अच्छी बात यह है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, सेकेंड करंट हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4R प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, एंड दिस इज द आंसर आउटवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट में ये दोनों तो वही हो गए, लेकिन ये अपोजिट हो गया, तो इसके कारण जुड़ेगी, इसके कारण अब घट जाएगी, क्योंकि यहां पर फील्ड अंदर की तरफ चली जाएगी। तो यहां पे अगर मैं लिखूंगा V1 + V2 + V3, क्योंकि सबको वेक्टरली जोड़ना होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, ये निगेटिव हो गया, अंदर की तरफ चला गया, उसको माइनस लिख देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4R प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बच्चों? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जांपल। ओनली 30 सेकेंड, ओनली 30 सेकेंड। सिर्फ 30 सेकेंड का गेम रहेगा, उससे ज्यादा का नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। है इसके एक्सिस पे हो गया पॉइंट 2, इससे कारण खत्म हो गया, ये सेमी इनफाइनाइट वायर बन गया। आपने कहा बिल्कुल सही, बाहर की तरफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो एक तो ये और एक है, सिर्फ दो की करंट निकालनी है। ऊपर वाले करंट बात करते हैं तो बाहर की तरफ, इसका करंट बाहर की तरफ, मतलब दोनों करंट बाहर की तरफ आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 कितना हो गया, आपने बोला म्यू नॉट अपॉन 4π, रेडियस दे दी गई R इंटू आई, एंगल कितना हो गया, आपने कहा ये एंगल हो जाएगा 3π/2। सेकेंड करंट कितना हो गया, आप बोला म्यू नॉट अपॉन 4πr इंटू आई, सेमी इनफाइनाइट वायर, दोनों करंट डायरेक्शन किधर की तरफ है, आपने कहा दोनों करंट डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो दोनों की करंट जुड़ जाएगी, नेट फील्ड कितनी हो जाएगी इन दोनों का एडिशन। चलो भाई जल्दी 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 देखो, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, करते हैं। ये सब जेई में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूं, ये जेई में आए हुए क्वेश्चन से पूछे गए हैं, इसलिए कह रहा हूं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे, बहुत तेजी में काम होता जाएगा। जल्दी से देखते चलो, ये सिर्फ करंट आई फ्लो कर रही है इन द कंप्लीट सर्किट, आपको बताना है क्या होगा सही जवाब। चलिए भाई प्रारंभ करें, जल्दी से देखना बेटा, बहुत बेसिक क्वेश्चन। अल्फा 1, ये एंगल अल्फा हो गया, ये रेडियस R2 हो गई, इसका बचा हुआ आंसर पाई माइनस अल्फा हो गया। दोनों करंट सेंस आपने कहा, इसके करंट में अंदर की तरफ, इसके करंट में अंदर की तरफ, दोनों करंट अंदर की तरफ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों करंट निकाल लेता हूं, V1 इसको मैं 1 बोल देता हूं, छोटे वाले को 2 बोल देता हूं, इसकी रेडियस कम, इसकी रेडियस ज्यादा है। आपने कहा म्यू नॉट अपॉन 4πr2, सर इसको R2 बोला गया, तो इसको 2 नाम दे देता हूं, इसको 1 दे देता हूं, R2 R1 कंफ्यूजन ना हो आपको। और एंगल कितना हो गया, आपने कहा I इंटू अल्फा, आपने कहा B1 कितना हो जाएगा, आप बोल सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन 4πr1 इंटू 2π माइनस अल्फा। करंट दोनों में सेम है R1, अब आप इसको दोनों का सेंस सेम है, तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, आप बोले दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों के करंट दिशा जो है वो परफेक्टली सेम है, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स ऑफ एक्स एंड वाई, जल्दी से जल्दी करते रहेंगे, देखिए हर चीज को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी जल्दी करते चलेंगे।
अभी कई सारे क्वेश्चन का सिलसिला आपके सामने आता रहेगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपको मजा भी आएगा। Two concentric circular coil X and Y of radius 16 cm, 10 cm respectively lie in the same vertical plane containing the north and south direction. Coil X has 20 turns and carries a current of 16 ampere. Coil Y has 25 turns and carries a current of 18 ampere. The sense of the current in X is anti-clockwise and Y in clockwise from an observer looking at the coil facing the west. ठीक है? What is the magnitude and the direction of the magnetic field at their common center? दो कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स हैं, दोनों की रेडियस दे दी गई है और आपसे पूछा गया है दे आर लाइंग इन द सेम वर्टिकल प्लेन, वो सेम वर्टिकल प्लेन में लाइंग कर रहे हैं, कंटेनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जिसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है वर्टिकल प्लेन में। तो ये आपको समझना होगा। क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज है। आपने एक बार लैंग्वेज पकड़ ली, आपका काम हो गया। सिर्फ एक बार लैंग्वेज पकड़नी, जल्दी थोड़ा समय लीजिए इसको और सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसका मैं समझा रहा हूं। कर लिया? अरे बच्चों बता दो भाई। चलो अब मैं समझा देता हूं आपको। अब देखो, पहले कई बार नॉर्थ साउथ वेस्ट डायरेक्शन कैसे लिखनी चाहिए हमेशा पिक्चर में। देखिए बेटा, एक तो वर्टिकल है, इसको आप बोलेंगे अप, इसको आप बोलेंगे डाउन। अब इसको मैं बताता हूं, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। मान लीजिए अगर ऐसा, तो ये आपका एक वर्टिकल प्लेन हो गया। ठीक, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ नॉर्थ, आपने ऐसे सिंपल डिफाइन कर दिया, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो ईस्ट और वेस्ट किधर होने वाले हैं? आपने कहा सर अलोंग दिस एक्सिस होंगे कहीं पे भी, राइट। तो अगर हम यहां पर बात करें, अब जनरली आप लोग क्या होता है, कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि सर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे लें, किधर की तरफ होगा ईस्ट, किधर की तरफ होगा वेस्ट। काफी ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा इंडिया का मैप दिमाग में रखो। मतलब मैं भी कंफ्यूज होता था, तो मैं क्या रखता हूँ, मुझे इंडिया का मैप याद है, तो मुझे पता है कि ऊपर वाला जो रीजन है ये क्या है। देखो हल्का फुल्का बनाऊंगा एग्जैक्टली, तो मेरे को याद, मतलब भारत का मैप है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बन सकता है, भावनाओं को समझना को मिला कि इतना भावुक नहीं होना इसको, थोड़ा सा मतलब मुझे इतना कोई आर्टिस्ट आदमी तो नहीं हूं। नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, ये आपको याद है, ठीक है। अब आपने कहा तो सर अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मतलब नॉर्थ इधर की तरफ लेके खड़ा हो जाऊंगा, नॉर्थ अगर इधर की तरफ लेके खड़ा हो गया हूं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, भारत माता अपनी, भारत तो अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन लेके चलेंगे, ऊपर वाला आप है, नीचे वाला डाउन है। तो आपने कहा सर इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ईस्ट किधर होगा? तो आपने कहा सर देखो, आपने इसको ऐसे घुमा दो, तो अगर नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर आ गया, तो ईस्ट अंदर होगा, वेस्ट बाहर होगा। बेसिक सा प्रॉब्लम, बेसिक सी बात, राइट। तो आपने कहा सर देखो ये तो प्लेन ऐसे ही बनेगा ना इंडिया का, तो इधर की तरफ अब ऐसे खड़े हो गए, अंदर की तरफ नॉर्थ, पीछे की तरफ साउथ, इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ वेस्ट। यही तो सिचुएशन है। नॉर्थ ऊपर कश्मीर, पीछे कन्याकुमारी, साउथ, इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ वेस्ट। तो आपने कहा सर अभी घूम जाओ ऐसे, तो इधर की तरफ अगर नॉर्थ होगा तो इधर की तरफ ईस्ट होगा, इधर की तरफ वेस्ट होगा, पीछे की तरफ साउथ होगा। आपने कहा यही सिचुएशन हो गई। मतलब कभी भी कंफ्यूजन हो, खैर इसका जरूरत इसमें नहीं पड़ने वाला कुछ खास। तो अंदर की तरफ ईस्ट है, बाहर की तरफ वेस्ट है। आपने कहा ठीक। अब इसको देखा, दो कंसेंट्रिक कॉइल थी, क्योंकि डायरेक्शन की बात ज्यादा की नहीं गई, तो आपको फील्ड पूछी गई कॉइल के कारण, तो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी ड्यू टू कंप्लीट कॉइल? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई ड्यू टू करंट कैरिंग। तो अगर एक एक्स कॉइल की बात करें तो इसकी रेडियस वगैरह सब कुछ दे रखी है आपको, लेकिन दोनों का सेंस कैसा है? अपोजिट है। तो एक वाई हो गई, इसके कारण कितना लिखेंगे? आप बोलेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर इंटू एन, आई वन इंटू एन वन। इसको आई टू इंटू एन टू लिख देता हूं, इसको आई वन इंटू एन वन लिख देता हूं, ठीक है। आपको सारी की सारी वैल्यूज यहां पर दे रखी हैं, तो आपको यहां से आइडिया लग जाएगा। तो दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? पक्का ये बात समझ में आ जाती है?
अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, हमेशा हमेशा यहां पर दिमाग में रखना है दैट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 10 की पावर, को बता रहा है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर -7। ये आप जरूर दिमाग में रखिएगा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 होती है, ताकि आप उसको अप्रोप्रिएटली पुट अप कर सकें और आंसर को आप निकाल सकें। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A long wire bent as shown in the figure carries a current I. If the radius of the semicircular portion is A, then find the magnetic induction at the center C. 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड का। होंगे बच्चों? अब अगर हम बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं देखो करंट इसमें अंदर जा रही है, इसमें बाहर आ रही है। बहुत सिंपल सिंपल तरीके, बहुत सिंपल। अंदर की तरफ जा रही करंट, गलती क्या आपने कहा सर देखो अंदर की तरफ करंट थप्पड़ नीचे, बाहर की तरफ करंट थप्पड़ नीचे, इसके कारण करंट आपने कहा थप्पड़ पीछे, तो इसके कारण करंट की दिशा आपने कहा -k कैप। इसके कारण मतलब इसको अगर मैं 1 बोल दूं, इसको मैं 2 बोल दूं, इसको मैं 3 बोल। सबसे पहला काम ही मैं करता हूं, अगर आप देखें तो सिर्फ पहला काम यही होता है कि डायरेक्शन देखो पहले। इसके कारण भी नीचे की तरफ -k कैप, इसके कारण अंदर की तरफ -x है, तो इधर पीछे की तरफ -i कैप में। आपने कहा बिल्कुल ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेमी इनफाइनाइट वायर का फील्ड पता है, आपने कहा यस, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए। यही फील्ड इसके कारण भी होगी, 2 के कारण तो खैर सेमी सर्कुलर रिंग हो गई है। इट इज म्यू नॉट I अपॉन 4a। और थर्ड के कारण कितना हो गया? आप बोल सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए। आपने कहा सर ये तो पता है, डायरेक्शन लगा दो। फर्स्ट के कारण डायरेक्शन -k कैप, सेकंड के कारण डायरेक्शन -i कैप, थर्ड के कारण डायरेक्शन -k कैप। आपने कहा नेट, मैंने कहा जोड़ के लिख दो, आंसर आ गया, खत्म हुई कहानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। Piece of the wire carrying a current 6 ampere is bent in the form of a circular arc of radius 10 centimeter and it subtend an angle 120 degree at the center. Find the magnetic field due to this piece of wire at the center. सेंटर पर कितनी फील्ड होगी इस पीस ऑफ वायर के कारण? जल्दी से बता दो फटाफट। तो बहुत बेसिक था क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते चलेंगे। ये 6 एम्पियर का वायर हो गया, इसके कारण 120 डिग्री एंगल हो रहा है। 120 डिग्री एंगल को अगर आप चाहेंगे तो बोल सकते हैं 2 पाई बाई 3, सही बोल रहा हूं? तो आपसे बोला कितना होगा, आप बोल सकते हैं बी बराबर म्यू नॉट आई। बेटा बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते चलो। अपॉन 4 पाई ए जो रेडियस होगी, ये 2 पाई से 2 हो जाएगा 6 से, तो म्यू नॉट आई अपॉन 6a। दिस इज द करंट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होमवर्क में करेंगे। जल्दी पॉज करो, होमवर्क में पॉज करोगे, होमवर्क में क्वेश्चन पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, होमवर्क में कर लेना। अच्छा इसका वो फिगर मिसिंग हो गया, मैं फिगर आपको एक बार जल्दी से ड्रॉ कर देता हूं। ये z एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस है। दिस वायर इज कमिंग पैरेलल टू z एक्सिस, मतलब ऐसे आया, ऐसे टर्न हुआ, ऐसे चला गया। यहां पर फील्ड बतानी है सेंटर ओरिजिन पे वो कितनी होगी। करंट I इज फ्लोइंग एट इट।
एंड दिस इज गिवन एज ए होमवर्क, जल्दी से करेंगे होमवर्क में, ठीक है। A conductor of length 0.4 meter is tangentially connected to a circular loop of radius 0.3 meter perpendicular to its plane. Find the magnetic field direction at the center of the loop if 4 ampere current is passed through the conductor as shown. ये यहां से कंडक्टर से फील्ड गई, ये यहां से निकल के ऐसे चली जा रही है, ठीक है ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी कराया है बच्चों। तो सिर्फ और सिर्फ हमें देखो इसके तो एक्सेस पे हो जाएगा, ध्यान से देखना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी समझा दे रहा हूं क्योंकि समय आगे के क्वेश्चंस में देना है, इसलिए इसके कारण जितना होगा उतना ही नीचे कारण अपोजिट हो जाएगा। देखो ऊपर वाले कारण अगर अंदर आएगा तो नीचे वाले कारण बाहर आ जाएगा, तो आपको ऑब्वियसली बात आपको दिखाई पड़ता है, जिसके कारण नीचे की तरफ आएगा इसके कारण ऊपर की तरफ आएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे, तो ये वाला और ये वाला पोर्शन विल कैंसिल। ध्यान से देखो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाले पोर्शन कारण सिर्फ फील्ड होगी, तो ये एंगल आपको φ2 दे रखा है, ये 0.03, ये 0.04, तो φ2 एंगल कितना हो जाएगा बेटा, आप यहां से अगर देखेंगे तो φ2 हो जाएगा 53 डिग्री, कितना हो जाएगा 53 डिग्री, और उससे करस्पॉन्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट लेंथ के वायर कारण फील्ड यहां बतानी कितनी होगी, आपको एंगल आपको गिवन है, तो आप कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एंगल हम लोग निकालते हैं, सॉरी सेंटर के साथ एंगल्स देखते हैं, तो एक तो ये एंगल हो जाएगा और एक इसके एंड पॉइंट को जो मिला रहा है, जैसे यहाँ पर फील्ड देखनी है तो एंड पॉइंट के साथ हमें बेसिकली ये एंगल चाहिए होगा, और ये एंगल की अगर आप बात करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 53 डिग्री। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस हो गई 0.3 एम्पियर, 0.3 मीटर इनटू एंगल, ठीक है, साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 53 डिग्री, तो कितना हो जाएगा मैं लिख ही देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस कितनी हो गई आपने बोला 0.03 इंटू करंट आई इंटू एक एंगल तो 0 हो गया और दूसरा हो गया साइन ऑफ 53 डिग्री प्लस साइन ऑफ 0 डिग्री, एंड दिस इज द आंसर। बाकी सबके कारण 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको जल्दी से पॉज कर ले, क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। Figure shows a right angle isosceles triangle PQR having its base equal to a current carrying of I ampere is passing downward and thin straight wire cutting the plane of the paper normally at Q as shown in the figure. Likewise, a similar wire carries an equal current passing normally upward at R. Find the magnitude and direction of the magnetic field induction at point P, assuming the wires to be infinite long. इसके कारण कितनी होगी, इसके कारण अगर देखोगे तो फील्ड इससे परपेंडिकुलर आएगी, बहुत ध्यान से देखना, इसके दिशा में 90 डिग्री एंगल दे रखा है, ये अच्छी बात है, अगर 90 डिग्री नहीं होता, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो आपको कैलकुलेशन अच्छे से करनी पड़ती है, पहले से बता दूं। 90 डिग्री दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां से डायरेक्टली आपको दिखाई पड़ रहा है, ये बाहर के कारण होगी तो इसके कारण फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी, तो एक फील्ड इधर की तरफ आएगी, एक फील्ड इधर की तरफ आएगी, दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इधर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। इनफाइनिटी लॉन्ग दे रखा है तो दोनों के कारण तो आर लेंथ है, तो इसके कारण हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सिमिलरली इसके कारण हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आपने कहा दोनों बराबर है तो इसको बी बोल दे, तो रिजल्टेंट बी √2 हो जाएगा, क्योंकि बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं बी √2, राइट। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, करना चाहिए आप सभी लोगों को, फटाफट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस ये आपके लिए लेके आया हूं होमवर्क के लिए बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा जो फॉर्मूला बेस्ड है। पहले बच्चों मैं सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए लेके आया ताकि आप लोगों को कुछ होमवर्क में मैं दे सकूं, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूलेस की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एक अपर एच मिलेगा। अगर आप केबीपीओआई की तैयारी कर रहे हैं या जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूला ओरिएंटेड आते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो फॉर्मूला ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे। ये आपका होमवर्क है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क में करेंगे क्वेश्चंस। अगेन होमवर्क, देखिए ये क्वेश्चन कुछ अच्छे तरीके से बने हुए क्वेश्चंस हैं,
फिगर शो द स्क्वायर लूप मेड ऑफ इनफॉर वायर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये स्क्वायर लिखा, क्वायर लिख स्क्वायर है। इफ अ बैटरी कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड डी, बी और डी के बीच में कनेक्टेड है तो क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसको देखेंगे तो ये इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण जो होगा ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट ऐसे जाएगी, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। तो इन दोनों में जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगी बेटा, तो आप यहां पर देख सकते हो कि इन दोनों के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट करने का मौका मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं सर्कुलर फॉर्मेट में, अगर आपको अभी कराए थे राइट, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ स्क्वायर ऑल्सो, और स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि कितनी आसानी से क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन है, दो करंट कैरिंग वायर के कारण पूछा गया है। इन दोनों क्वेश्चन को कृपया होमवर्क में जल्दी से करेंगे। ये सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, खैर तो आपको लगा शो द फिगर करंट कैरिंग आई द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आर ऐसे इनफाइनाइट सीरीज पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं राइट। वहां पर कोई ना कोई सीरीज बन रही है, जैसे यहाँ पर म्यू नॉट आई, अब इसके कारण देखेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन थीटा एंगल सेम रहेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन आर इंटू थीटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा, म्यू नॉट आई अपॉन 3r इंटू थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एचपी टाइप का आपको ये दिखाई पड़ने लग जाएगा राइट। तो यहां पर दिस इज सिंपली कॉल्ड एज द समेशन ऑफ द सीरीज, जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर सीरीज वाले क्वेश्चंस कई सारे आते हैं। इवन मैंने इलस्ट्रेशन में लॉगरिथमिक सीरीज के भी कराए थे, और जिसमें लॉग का लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। तो इन सभी क्वेश्चंस में आपको बायनोमियल और पॉलिनोमियल्स, बायनोमियल पॉलिनोमियल एक्सपेंशन का दिमाग रखना जरूरी है। लॉग 1 प्लस एक्स का क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर एन का सीरीज क्या होता है, एचपी का समेशन क्या होता है, एपी का समेशन क्या होता है, जीपी का समेशन क्या होता है, ऐसे कई सारे समेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इनका सभी का ध्यान बहुत ज्यादा रखेंगे। तो ये क्वेश्चन सिंपली किस पर बेस्ड हो गया, एचपी पर बेस्ड हो गया। बाकी ये दोनों तो एक्सिस वाले वायर हो गए, इनके कारण स्ट्रेट वायर के कारण कोई फील्ड नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आर्क वाले वायर के कारण फील्ड होने वाली है। तो म्यू नॉट आई अपॉन आर, आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 3r। तो सिंपल एक एचपी हो जाएगा, एचपी का समेशन आपको लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आप प्रिसाइज वाले आ सकते हैं मनन, बिल्कुल आ सकते हैं। इनिशियल कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो कंप्लीट एक होलिस्टिक रहेगा। तो मतलब डिप्रेशन में मत होना तो आ जाना, और डिप्रेशन में डर लगे तो मत आना। तो अब ये है कि हाँ ट्राई कर सकते हैं, आपको सब कुछ पढ़ाया नहीं मैंने अभी। अब आते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ, बहुत सिंपल सा लॉ है। ये बोलता है कि v डॉट dl नंबर स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इन द फ्री स्पेस और वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ नेट करंट और टोटल करंट विच क्रॉसिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ, या विच क्रॉसिंग को पेनिट्रेट भी लिख देते हैं, तो कई बार दिमाग में ज्यादा अच्छे से रहता है। जो पेनिट्रेट कर रहा हो, जो उसको भेदता हुआ जा रहा हो उस एरिया को, that is simply defined as b dot dl equals to mu naught or the total I enclosed। इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, जब भी हम एम्पीरियल लूप लेते हैं तो हमें सर्कुलेशन जरूर डिफाइन करें, क्योंकि इस पर बेस भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आपका जो भी एम्पीरियल लूप है उसका सर्कुलेशन डिफाइन करना जरूरी है। आपने कहा क्यों जरूरी है, मैंने कहा जैसे आप यहां पर देखते हैं कि ये करंट बाहर की तरफ आ रही है और ये करंट अंदर की तरफ जा रही है, इसमें क्रॉस लगा हुआ है, तो किसको पॉजिटिव ले और किसको नेगेटिव ले, ये कैसे लिखें कि I1 पॉजिटिव और I2 नेगेटिव है, क्या ये एक रैंडम प्रोसेस होगी? तो आपने कहा नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन करना किसके ऊपर डिपेंड होगा, ये एम्पियर लूप के सर्कुलेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे मैंने यहां पर ये आपको दिखा दिया कि भैया हमने इस तरीके से सर्कुलेशन माना है। कैसा सर्कुलेशन माना, आपने कहा एंटी क्लॉकवाइज माना है। अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज माना है तो बाहर की दिशा को कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव, अंदर की दिशा को कैसा माना जाएगा, निगेटिव। इन दोनों बातों का भी बहुत ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो अगर आपने देख लिया कि बाहर की दिशा को पॉजिटिव, अंदर की दिशा को नेगेटिव, तो करंट कैसी हो गई, आपने बोला I1 पॉजिटिव है, I3 पॉजिटिव और I2 नेगेटिव है, तो नेट करंट कितनी आ गई, I1 माइनस I2 प्लस I3 राइट। पहली चीज, एम्पियर लॉ का इस पाथ से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई लेना, आप कैसा भी पाथ लें, द वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन सेम, द वैल्यू जो होगी वो हमेशा सेम रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। दिस लॉ सुटेबल फॉर इनफाइनाइट, एम्पियर लूप वैलिड हर जगह रहता है। अगेन मैं एक और बात यहां पर बोल देता हूं, वैलिड एवरीवेयर बट कैन नॉट अप्लाई ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन।
आपने कहा सर देखो इसको अप्लाई करने के लिए मुझे बेसिकली 3 चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। बी डॉट डी एल है तो मुझे इंटीग्रेट करना है एक तो, और बी डी एल कॉस थीटा। तो अब अगर आप देखेंगे तो 3 वेरिएबल है इंटीग्रेशन के लिए, तो 3 वेरिएबल में कम से कम 2 बाहर आएंगे तब तो इंटीग्रेट कर पाओगे। तो 2 को बाहर लाने के लिए आपको हमेशा सर्किट को ऐसा चूज करना पड़ता है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग हो या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, अदरवाइज हम इस लॉ को लगा नहीं पाएंगे। ये बात हमेशा आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब इसी को हम लोग मैग्नेटोमोटिव फोर्स से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटोमोटिव फोर्स की बात करते थे जिसको हम लोग लिखते थे ई डॉट डी एल, जिसको हम लोग ईएमएफ या डीवी लिख देते हैं विद अ नेगेटिव साइन, अगर आपको याद हो तो डीवी बराबर माइनस का ई डॉट डी एल। इसी तरीके से इसको कंपैरिजन के तौर पे लिखा जाता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन सिग्मा आई, वेयर बी जो है वो म्यू नॉट एच। एच क्या हो जाता है बेटा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा या अभी नहीं पढ़ा होगा, तो अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आता है। तो ये दोनों ही क्वांटिटी को, मतलब ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। एच में जब हम लोग इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक स्पेस फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, राइट। बहुत बेसिक सा पॉइंट समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो किसी भी स्पेस में है, उस स्पेस में फील्ड की एक प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन में लिया गया, पिक्चर में लिया गया, जो उस मीडियम की प्रॉपर्टी थी और जिसको हम लोगों ने नाम दिया था परमिएबिलिटी का। तो अगर उस मैग्नेटिक फील्ड से स्पेस की प्रॉपर्टी को अगर हम हटा देते हैं, मतलब हम सिर्फ प्योर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं, तो उसको हम एच का नाम दे देते हैं। खैर ये चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूं। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड में मैंने आपको समझा दिया कहीं पर कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स की बात कर ले तो आप लिख सकते हैं कि हाँ भाई इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और इट इज वेरी सिंपल थिंग कि भैया लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ is equal to the net current crossing through the area bounded by the closed path, also called as magnetomotive force। मतलब ये सिंपल सी बात है दैट एच डॉट डी एल, इन्होंने म्यू नॉट को इसमें खा गए, कुछ नहीं किया है, बस ये म्यू नॉट का यहां डिवीजन चला गया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसको लिख दिया एच। तो एच को क्या हो गया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसको बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब हो गया जिसमें हमने अभी स्पेस की या मीडियम की प्रॉपर्टी को इनबिल्ट नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझना, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, कई लोग इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। आपने कहा सर देखो हमसे बोला गया करंट आई के कारण पॉइंट पी पर जो फील्ड होगी वो कितनी होगी, आप बोलेंगे यहां पर फील्ड थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आई डीएल और आर स्क्वायर ये तो वैल्यूज हो गई, राइट। लेकिन यहां पर हमने एक फैक्टर का मल्टीप्लाई किया एज अ कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वो बेसिकली शेप ओरिएंटेशन की करस्पॉन्डिंग आता है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पूरे के पूरे शेप में डिस्ट्रीब्यूट होती है, 4 पाई के करस्पॉन्डिंग पाई एरिया के करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन आता है। आपने कहा लेकिन ये म्यू नॉट यहां पर एक जो कांस्टेंट लगाया गया क्या बताता है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब आपने कहा कि सर देखो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को उस स्पेस में जो पैदा हुई फील्ड लाइन से वो किस तरीके से प्रोपोगेट कर सकती हैं, कैसी होंगी, ये उस मीडियम पे भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो मतलब अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं मीडियम प्रॉपर्टीज को हटा दूं तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड करंट के ऊपर निर्भर करेंगे, उससे दूरी पर निर्भर करेंगे, आई बाई आर स्क्वायर को डिपेंड करेंगे, या बेसिकली बोल सकते हैं आइडियल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर पर डिपेंडेंट होगी। 4 पाई आर स्क्वायर वो एरिया हो गया जिससे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आइडियल के कारण पूरे में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी एक एप्सिलॉन नॉट आता था जिसको हम बोलते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैसे यहां पर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस पिक्चर में आता है, जो बताता है कि भैया ठीक है ये एक करंट कैरिंग एलिमेंट इतनी फील्ड पैदा कर सकता है, लेकिन चूंकि इसके चारों तरफ एक स्पेस है, वो स्पेस भी इसके फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभाव डालता है, और किस फैक्टर से प्रभाव डालता है, उस फैक्टर को बोला जाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर आप उस फ्री स्पेस को हटा देंगे तो मुझे उस फील्ड को क्या नाम देते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये तो फील्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितनी होगी, आपने कहा आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होगा, आइडियल अपॉन 4 पाई स्क्वायर। लेकिन ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जैसे स्पेस में जाएगी तो स्पेस के करस्पॉन्डिंग स्पीड में परिवर्तन आ जाएगा, और कितना आएगा, वो म्यू नॉट के करस्पॉन्डिंग निकल के आ जाता है। ये बेसिक सा पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, काइनेमेटिक्स क्विज है बेटा आज 12 बजे अभी, यस 12 बजे काइनेमेटिक्स क्विज है, बिल्कुल बेटा।
नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बोल देता है? एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन जो है वो ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे आप एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की बात करेंगे, आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है, इसी कारण जो फील्ड निकल के आती है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है। सिमिलरली इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर, अगर अंदर की बात करेंगे तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंदर की तरफ जो फील्ड होती है ये वैल्यू याद होनी चाहिए हमेशा। ये आपको वहां पर भी मैंने बोला था कि जब आप चार्ज किसी भी स्फीयर में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है 0 से इंफिनिटी तक, और 0 से अगर उसके अंदर की बात करें, ये कैपिटल आर है, तो अगर इनसाइड द स्फीयर पूछा जाए, अगर इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू द चार्ज, इट इज सिंपली डिफाइंड एज सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है, यहां पर भी लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है, यहां पर भी सिलेंडर के अंदर भी जो करंट कैरिंग वायर है, तो इसके अंदर भी जो फील्ड होगी वो पहले जब तक आर बराबर कैपिटल आर नहीं होता है, अंदर की तरफ फील्ड जो होगी वो आर पे डिपेंडेंट होगी, लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, बाहर की तरफ ये 0 होती चली जाएगी। दोनों में एक और प्रॉपर्टी बहुत कॉमन थी, वो था फील्ड इनसाइड द कैविटी। वो क्या था? फील्ड इनसाइड द कैविटी। दोनों ही केस में अगर एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, यहां पर अगर मैं कोई कैविटी बना दूं, कोई खोखला कर दूं, तो इसके अंदर फील्ड कैसी होगी? आपको याद हो तो मैंने बताया था कि फील्ड यूनिफॉर्म नेचर की होगी, एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू सी सी डैश अपॉन, जो सिर्फ और सिर्फ सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग हो रही होगी, तो सिग्मा इनटू सी सी डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, एंड इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन इनसाइड द कैविटी। वो यहां पर जो फील्ड होगी वो बिल्कुल यूनिफॉर्म नेचर की होने वाली है, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म नेचर की होती है। कैसी होती है? जैसे सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं तो फील्ड ऐसी हो जाती है along the, और फील्ड इनसाइड द कैविटी सिग्मा सीसी डैश अपॉन। सिमिलरली अगर मैं यहां पर भी एक कैविटी बना दूं, इसके अंदर एक ऐसी पतली सी कैविटी बना दे, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? तो आप बोलेंगे इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म नेचर की होगी, एंड इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द फैक्टर आई क्रॉस आर, मतलब जे क्रॉस आर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। तो जैसे आप करंट की अगर फील्ड देख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही आप क्रॉस फैक्टर लगाएंगे, तो इसके कारण जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो फील्ड अंदर की तरफ होगी ऐसे, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करते हो। तो दोनों ही कैविटी के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होती है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर आर इक्वल टू 0, बी एक्सिस 0, फॉर अ पॉइंट ऑन द सरफेस आर बराबर आर, एम्पियर लॉ के थ्रू आप बोल सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये मैक्सिमम होगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनाइट हॉलो सिलेंड्रिकल। हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे, अगर इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, दिमाग में रखने वाली बात है। अगर आर बराबर है, इनर सरफेस की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगी, आउटर सरफेस की बात करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई भी होगी, जो मैक्सिमम है। अंदर जहां पर कोई करंट नहीं, यहां पर फील्ड 0 है, इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी, और जो किस तरह की होगी? म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात? आउटर के लिए बात करेंगे, जैसे वहां पर हमेशा बोलते आए हैं कि जब भी स्फेरिकल के लिए बात करते हैं, बाहर वाले बोलते हैं ना, बाहर वाले बिंदु से जब भी देखेंगे तो हमेशा एक स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली यहां पर भी ध्यान रखना, अगर आप बाहर वाले किसी भी पॉइंट की तरह बिहेव करते हैं तो एक मोटा वायर हमेशा एक पतले वायर की तरह काम करेगा, और आप फील्ड को बिल्कुल वैसे ही म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के टर्म्स में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द थिन हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर, अंदर B1 पे 0, B2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मैक्सिमम आउटर सरफेस पर, एंड B2 इक्वल टू मिनिमम इनर सरफेस पे एट पॉइंट 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर फॉर द पॉइंट ऑन द एक्सिस B एक्सिस इक्वल टू 0। तो ये बेसिक सी बातें ध्यान रखना है। ये हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर मतलब अंदर बिल्कुल सब कुछ खत्म है, सिर्फ पूरा का पूरा हॉलो है, ठीक है। सरफेस से डिसकंटिन्यूएशन होता है, याद रखेंगे। सरफेस यहां से फील्ड चालू होती है और ये फील्ड लगातार डिक्रीज करती जा रही होती है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण जो फील्ड होती है वो कैसी होती है बेटा? आपको पता है कि हमेशा दिमाग में रखिएगा, प्लेन शीट के कारण जो फील्ड होगी वो हमेशा आप दो के कॉम्बिनेशन से निकालिए। इसका कॉम्बिनेशन ले लीजिए, इधर की तरफ आ जाएगी।
राइट, डी वी कॉस थीटा। और द वैल्यू ऑफ द फील्ड जो हो जाती है किसी भी के कारण, अगर आप वैल्यू ऑफ द फील्ड देखेंगे, इट इज सिंपली डिफाइंड एज म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। कितनी होती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इट इज सिंपली डिफाइंड एज म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। ठीक है, इसको मैंने प्रूफ भी किया था, आप सभी लोगों ने देखा होगा, जहां तक मुझे याद है इसको मैं प्रूफ भी कर चुका हूं, कई बार प्रूफ किया है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसको सिंपली एम्पियरन लूप से ही प्रूफ किया जाता है। यहाँ पर एक एम्पियरन लूप ले लेते हैं हम लोग, तो एक ऊपर और एक नीचे, यहाँ सपोर्ट होगा, यहाँ पर फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होंगी, तो इसके कारण बी डॉट डीएल 0 आ जाएगा। तो पीएस और क्यू आर में बी डॉट डीएल 0 होगा, यहां से यहां तक बी इंटू ए, यहां से यहां तक भी बी इंटू ए। तो नेट अगर आप बात करेंगे सर्कुलेशन की, तो यहां से वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। रिलेटिव परमेबिलिटी आपको दे रखी है 1000, मतलब म्यू आर की वैल्यू दे रखी है। अलोंग स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर रेडियस 5 सेंटीमीटर कैरीज द करंट 3 एम्पीयर व्हिच इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर पर कितनी होगी अगर उसकी परमेबिलिटी आपको दे रखी है? तो ये हो गया, ध्यान से देखिए, होमवर्क में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं बस ताकि आपके दिमाग में आ जाए। इसकी रेडियस दे दी गई बेटा 5 सेंटीमीटर, आपसे पूछा गया 4 सेंटीमीटर पे, मतलब कहीं यहां पर पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? आप अगर यहां पर बात करेंगे तो यहां पर फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर, अभी देखो बताया था, अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। अरे मेरे भाई देख लो, कहां गया म्यू नॉट? अच्छा गलत देख रहे, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, अंदर लीनियर होगा, बाहर उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। देखो बताया कि नहीं बताया? तो जल्दी से बस अपन को म्यू नॉट की जगह, क्योंकि यहाँ पर अब रिलेटिव परमिटिविटी की बात भी कर दी गई है, अगर रिलेटिव परमिटिविटी की बात और रिलेटिव परमिबिलिटी की बात भी कर दी गई है, जो वैल्यू आपको दे रखी है 1000, तो म्यू नॉट के साथ म्यू आर का मल्टीप्लीकेशन भी पिक्चर में आ जाएगा। तो नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई म्यू आर इन द सिचुएशन ऑल्सो। अब हमें म्यू आर का भी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। बोलो मेरे भाई, बात समझ में आती है क्या? कोई दिक्कत? तो आप यहां पर बोलेंगे सर रिलेटिव परमिटिविटी की बात की, एक्चुअली तो मैग्नेटिक फील्ड ही होती है, लेकिन आप स्पेस में एक और प्रॉपर्टी नजर आ गई ड्यू टू द परमेबिलिटी, तो आप यहां से बोल सकते हैं दैट बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू म्यू आर, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव परमेबिलिटी, इंटू वैल्यूज डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू कभी मत भूलिएगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आती है क्या? कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? होमवर्क भी अच्छा क्वेश्चन है। करंट आई फ्लोज इन अ थिन वॉल ट्यूब ऑफ रेडियस r विद अ longitudinal slit of width b very very less than r is what is the magnetic induction at the distance r that is very very less than r, that is less than r। क्या बोला गया? एक करंट आई फ्लोज अलोंग अ थिन वॉल्ड ट्यूब ऑफ रेडियस r, एक पूरी ऐसी ट्यूब है इस तरीके से, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, लेकिन इसमें क्या है? एक पतली सी स्लिट है। पतली स्लिट का मतलब होता है, स्लिट का मतलब क्या होता है? एक पतला सा होल है, पतली सी कटिंग है इसमें, यहां पे ये एक ऐसा कट हो गया, यहां पे करंट बाकी जगह से तो जा रही है, लेकिन इतनी जगह से करंट नहीं जा रही, कैविटी की जगह इन्होंने स्लिट डाल दिया बीच में। तो आप बोल सकते हैं भैया यहां पर फील्ड कितनी होगी? तो आपने बोला कि सर देखो, ये तो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब हो गई पूरी की पूरी, सिलेंड्रिकल ट्यूब के कारण यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कितनी होगी, तो आप सिलेंड्रिकल ट्यूब के सेंटर की बात होगी, लेकिन ये हट गया। तो अगर पूरी की पूरी होती तो नेट जीरो होती कि नहीं होती? अगर पूरी की पूरी होती तो नेट जीरो होता। अगर यहां पर भी करंट इससे पास होती तो आप बोल देते किसी भी करंट करेंट सिलेंडर के एक्सिस पे फील्ड जीरो होती, लेकिन उनका इतना पार्ट हट गया, दिस पार्ट इज रिमूव, ये स्लिट है। तो आप बोलेंगे सर टोटल के कारण जीरो, तो इतना हटने के कारण आपने बोला सिर्फ टोटल के कारण अगर बी नेट जीरो होता तो बी नेट क्या? आपने बोला बी रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसके कारण, और प्लस बी ड्यू टू स्लिट। अब आपने कहा कि सर देखो अगर ये नेट हमको जीरो पता है तो मुझे रिमेनिंग के कारण अगर निकालना है तो मैं ये बोल सकता हूं यहां से पिक्चर देखते हुए कि मैग्नेटिक जो भी स्लिट के कारण होगा
वही रिमेनिंग के कारण होगा, बस दिशा में परिवर्तन होगा, एक का प्लस होगा तो दूसरे का माइनस होगा और अपनी कहानी सेट होते हुए दिखाई पड़ जाएगी। बोलो हाँ या ना। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, स्लिट के कारण निकालने, तो आपने कहा सर ये एक करंट कैरिंग वायर है, यहां से दूरी आर हो जाएगी, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगी। दिशा अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ होगी, इसका मतलब बाकी के कारण दिशा कुछ ऐसी हो जाएगी अपोजिट दिशा में। कोई दिक्कत वाली बात? चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट जल्दी से देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत हो किसी को तो मुझे बता देंगे। आप मैग्नेटिक फील्ड सोलोनाइड की बात कर लेते हैं। सोलोनाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आपको सभी को पता है कैसे निकालते हैं हम लोग, आपने अपन सामने इंटीग्रेट करके निकाला था। और पहले अगर मैं सोलोनाइड के कारण बात करता हूं तो सोलोनाइड के सेंटर जो अंदर फील्ड होती है ये यूनिफॉर्म नेचर की फील्ड मिलती है, अंदर की तरफ जो फील्ड होती है वो म्यू नॉट एन आई के बराबर हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनाइड। और अगर हम इसके एजेस पर बात करते हैं तो यहां पर जो फील्ड होती है वो कितनी, जिसको भी डेरिवेशन में इंटरेस्ट है उसके लिए डेरिवेशन पूरा लिखा हुआ है, लेकिन मैं अभी इंटरेस्टेड बताने में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं। अगर आपको पढ़ना है कुछ भी तो हमारे पूरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं इसी फील्ड ऑफ फिजिक्स चैनल के अंदर, आप उनको देख सकते हैं, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी कहां पे क्या हो रहा है। लेकिन अगर ये तो किसके लिए था, फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ सोलनॉइड के लिए। इनफाइनाइट लेंथ का बेसिक मतलब क्या है? इनफाइनाइट लेंथ का बेसिक मतलब सिर्फ यही है प्यारे बच्चों कि अगर एक सोलोनाइड की रेडियस बहुत छोटी हो जाएगी, लंबाई ज्यादा हो जाएगी, अब ये लंबाई, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी लंबाई है, अगर एल आर के कंपैरिजन में बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो ये एक इनफाइनाइट सोलोनाइड की तरह कंसीडर किया जाता है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होती है और इसके एजेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट एन आई बाई 2 होती है, हाफ हो जाती है। तो ग्राफ अगर आप यहां पर बताते भी हैं, बनाते भी हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यूनिफॉर्म, बिल्कुल यूनिफॉर्म, ठीक है, बीच में बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। तो अगर फाइनाइट हो जाएगी तो बेटा वहां पर हमें एंगल लिखने आना चाहिए, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो इसी एक्सिस से एंगल मेजर करते हैं दोनों एंड पॉइंट के, ये याद रखना, अलोंग द सेम सेंस। इंपॉर्टेंट क्या है, सेम सेंस में मेजर करने हैं एंगल, ऐसा नहीं थीटा इधर से मेजर किया, थीटा इधर से मेजर कर लिया, ये गलत हो जाएगा। दोनों ही एंगल को सेम सेंस में मेजर करना है, ये आप सभी प्यारे बच्चों को दिमाग में रखना है, ठीक है। इनफाइनाइट आपको पता है, इनफाइनाइट लिखेंगे तो म्यू नॉट एन आई, एक्सेस एक्सियल पॉइंट एंड पॉइंट पर म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाएगी, ये जैसा मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और दो हैं बेसिकली ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊं, लेकिन अभी इन क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि अभी हमारा समय हो गया है एक दूसरी क्लास का भी, और उसके बाद इसके नेक्स्ट टर्न पे सोलोनाइड का के कुछ क्वेश्चंस को करते हुए हम लोग अब फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर को स्टार्ट करेंगे और मैग्नेटिक मूवमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उस पर एक काफी अच्छा सा लेक्चर प्रारंभ करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, इसी तरीके से लगातार जुड़ते रहें। और अब अगर आप काइनेमेटिक्स में एक बढ़िया सा टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे टेस्ट दे सकते हैं। तब तक आप इन क्वेश्चन को करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फटाफट करिए इन क्वेश्चन को।
सेकंड क्वेश्चन करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करेंगे। A straight line will produce magnetic field B at its center if it is cut into two equal parts. दो पार्ट में डाल दिया and same number of turns on one part in the double layer. Find the magnetic field produced by the new solenoid. मतलब क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया और उसके ऊपर लेयरिंग और बढ़ा दी, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में कितना फर्क पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाइए और बताइए क्या होने वाला है, सही जवाब, ठीक है।
ओके बाय गाइस बाय। और थोड़ा सा वीडियो क्या स्ट्रीम बंद करो, स्ट्रीम बंद करो, स्ट्रीम हो गया।